गुड मॉर्निंग टू डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। निबंध लेखन हम लोग पढ़ रहे थे और निबंध लेखन के अंतर्गत निबंध रचना शिक्षण के उद्देश्य, ये उद्देश्य कुछ 8 बिंदुओं में दिए हुए हैं और इनको हम पिछली क्लास में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे। ये लिखे हुए हम देख सकते हैं यहाँ पर। इसके आगे से हम शुरू करते हैं। निबंध रचना शिक्षण की विधियाँ। तो विधियों के अंतर्गत सबसे पहले आता है खेल विधि। मतलब ये विधियाँ वो विधि हैं जो निबंध रचना के लिए छात्रों के लिए उपयोगी या सहायक हो सकती हैं। तो सबसे पहले जैसे है कि खेल विधि का प्रयोग अपने शिक्षण में मॉन्टेसरी एवं फ्रोवेल ने काफ़ी अधिक किया और सारी दुनिया को इस बात से अवगत कराने के लिए मॉन्टेसरी और फ्रोवेल को इसका पूरा श्रेय जाता है कि बच्चों के शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित सभी लोगों को इन्होंने किया है। तो खेल विधि के अंतर्गत बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो उसी प्रकार से ये चूँकि उस समय इस एज ग्रुप में बच्चे जो है वो उनका मस्तिष्क बहुत कुछ गेन करने के लिए एक्टिव होता है, एक खाली घड़े के समान होता है। तो इस समय बच्चों के मस्तिष्क में जो भी भर दिया जाता है वो उसके जीवन में एक स्थायित्व के रूप में अपना स्थान स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार से इस विधि का प्रयोग भी बच्चों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है और कहीं न कहीं इस स्तर पर जो बच्चे सीखते हैं वो आगे उनके भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है, उनके काम आता है और निबंध रचना जैसी कला में भी वो इसी के माध्यम से निपुण हो सकते हैं। दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को यहाँ पर जैसा दिया गया इसे सुकरात विधि भी कहते हैं। सुकरात का जो जीवन दर्शन था, जो सुकरात की जो शिक्षा को प्रसार एवं लोगों को ज्ञान प्रदान करने का तरीका था, वो प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से करते थे। और यहाँ पर हम इस विधि को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम सुकरात इस विधि का कैसे प्रयोग करते थे इसके बारे में ना बता करके, चूँकि आपने इसका अध्ययन दर्शन शास्त्र में किया होगा, हम इसका प्रयोग इसमें निबंध रचना में कैसे करना उसके बारे में बात करते हैं। तो सुकरात जैसा मानते थे कि हम एक प्रश्न प्रस्तुत कर दें और उससे जो है उस प्रश्न का उत्तर जब लोग या छात्र मिलकर के उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो समाधान है वो निकलता है और वो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग भी निबंध रचना के लिए अपने छात्रों के मध्य हम कर सकते हैं। इसमें टीचर जो है वो बच्चों के समक्ष एक प्रश्नात्मक वाक्य लिख दें या कोई समस्या प्रश्न के रूप में लिख दें और छात्र जो है इसमें आपस में डिस्कशन करें, आपस में विचार विमर्श करें और उसका हल निकालें, जिससे बच्चों का ज्ञान वृद्धि होती है और उनके जीवन के लिए वो बहुत उपयोगी होता है। इसके बाद है सूत्र विधि। इस विधि में शिक्षक जो है वो अपनी कक्षा में बोर्ड में कुछ सूत्र लिख देता है या कोई सूत्र लिख देता है और छात्रों को ये निर्देश दिया जाता है कि इस सूत्र के माध्यम से आप जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए, अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करिए और जो इसके बारे में आप लिखना चाहते हैं आप लिखिए। तो इस प्रकार से ये बच्चे वहाँ पर अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं और बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये विधि, ये अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए ये विधि अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ सूत्र के रूप में जैसे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं या जीवनी या कुछ कहानियां या यात्रा वृत्तांत, इस प्रकार के कुछ सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद है प्रवचन विधि। प्रवचन विधि का प्रयोग आमतौर पर किसी गहन विषय या किसी चिंतनशील प्रकरण पर बात करते समय ही किया जाता है और इसमें अधिकांशतः यह होता है कि कुछ छात्र हमारे समक्ष या शिक्षक के समक्ष सामने बैठे होते हैं और टीचर जो है वो किसी गहन विषय पर चिंतन करते हुए वहाँ पर एक प्रवचन के रूप में उसको प्रस्तुत कर रहा होता है और बाकी सभी छात्र जो है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो इस प्रकार से भी इस विधि का प्रयोग निबंध रचना के लिए किया जा सकता है। इसके बाद है स्वाध्याय या मंत्रणा विधि। इस विधि में छात्र जो है वो अपने अध्ययन के माध्यम से
अपने जो है वो अपने पढ़ाई या जो पुस्तकों में लिखे हुए ज्ञान है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करना, मंत्रणा करना, उस पर विचार करना, इन सब चीज़ों की सहायता से अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और अपनी भावनाओं को निबंध के रूप में लिख करके इस कला यानी निबंध रचना के रूप में वो प्रवीण हो सकते हैं। इसके बाद है अनुकरण और आदर्श विधि। इस विधि के अंतर्गत हम अपने जीवन में या छात्र जो है वो अपने जीवन में जिस भी व्यक्ति को या किसी भी को भी जिसे वो आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं या किसी चीज़ का या किसी भाषा शैली या किसी भी जिस चीज़ का वो अनुकरण करना पसंद करते हैं, उस अनुकरण को या उन लोगों को आदर्श मान करके फिर वो उनके संदर्भ में अपने विचारों को निबंध के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उस भाषा शैली में अपने विचारों को निबंध के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये भी निबंध रचना के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है या उपयोगी बिंदु है। इसके बाद है वाद विवाद विधि। इस विधि में किसी प्रकरण पर शिक्षक अपने छात्रों के मध्य दो ग्रुप में डिवाइड करके वाद विवाद करा सकता है और उसके आधार पर छात्रों को वहाँ पर एक निबंध लिखने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, ताकि सभी छात्र जो है वो वाद विवाद और जो कुछ भी गतिविधियाँ उस दौरान हुई हैं उसके माध्यम से निबंध रचना कर सके। अब इसके बाद है कक्षा अनुसार निबंध विषयों का विभाजन। तो कक्षा के अनुसार निबंध विषयों को किस प्रकार से विभाजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपका स्तर है वो प्राइमरी शिक्षक के लिए है और यहाँ पर उसी लेवल पर कक्षा 3 और 4 के लिए, क्लास 3rd और 4th के लिए किस प्रकार से निबंध हमें बच्चों को निबंध रचना कराना चाहिए, इसके लिए कुछ सहायक बिंदु दिए हुए हैं। जैसे वर्णनात्मक में है चित्रों का वर्णन। कोई चित्र बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और उनसे उसके बारे में वर्णन करने के लिए बोला जा सकता है। वस्तुओं का वर्णन, कोई वस्तु उनके रूप में प्रस्तुत की जा सकती है और उसके बारे में बच्चों से वर्णन करने के लिए बोला जा सकता है। इससे उनकी अभिव्यक्ति बढ़ती है और उस अभिव्यक्ति के माध्यम से वो कुछ लिखने में भी समर्थ हो सकते हैं। इसके बाद है उन वस्तुओं का वर्णन जिनके विषय में वे कुछ कहना या लिखना चाहते हैं। ऐसे भी कुछ वस्तुएं या विषय हैं जिनके बारे में वो कुछ अपने भावाभिव्यक्ति करना चाहते हैं, उसके बारे में भी उन्हें लिखने का या बोलने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। स्थान वर्णन, जैसे मेरा परिवार, स्कूल, बाजार आदि के बारे में भी छात्र जो है वो अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसको लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ बिंदुओं की सहायता बच्चों के निबंध लेखन में इन बिंदुओं की सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कथात्मक के रूप में दैनिक जीवन से कुछ जुड़ी हुई घटनाएं या कुछ इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स जो है बच्चों को या कुछ शीर्षक बच्चों को दिए जा सकते हैं और उनसे कहा जा सकता है कि इनके विषय में आप निबंध लिखिए। इसके बाद है निबंध के अंग। निबंध के कौन कौन से अंग हैं? निबंध के अंग में जैसे सबसे पहले आता है प्रस्तावना, दूसरा है प्रसार या विवेचन, तीसरा है उपसंहार। प्रस्तावना निबंध के की जो भूमिका है उसको वहाँ पर प्रस्तावना के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। इसका ज्ञान भी बच्चों को भलीभांति कराना चाहिए। प्रसार या विवेचन, ये जो है निबंध का सबसे मुख्य पार्ट होता है, मूल भाग होता है प्रसार या विवेचन। इसके अंतर्गत निबंध के अंतर्गत जो भी मुख्य बिंदु रखने हैं वो इसी के अंतर्गत रखे जाते हैं। और तीसरा है उपसंहार। उपसंहार के अंतर्गत एक निष्कर्षात्मक वाक्य के रूप में उपसंहार को लिखा जाता है, यानी कि जो निबंध के आधार पर जो कुछ भी निष्कर्षात्मक कुछ भी चीज़ निकल के आ रही है निष्कर्ष के रूप में, उसको उपसंहार में वर्णन उसका किया जाता है। तो छात्रों, ये निबंध रचना या निबंध लेखन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। धन्यवाद।